स्वागत है। आज हम भारतीय रेलवे में जूनियर इंजीनियर मतलब जिसे आरआरबी जेई कहते हैं उस पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ बिल्कुल। ये देखेंगे कि कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है, क्या प्रक्रिया है, सैलरी वगैरह क्या रहती है। हमारे पास एक गाइड भी है जो इसमें हमारी मदद करेगा और ये उन लोगों के लिए खास तौर पर है जो इंजीनियरिंग के बाद एक अच्छी स्टेबल सरकारी नौकरी देख रहे हैं। हाँ, और पूर्व सैनिकों के लिए भी इसमें कुछ खास पॉइंट्स हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, रेलवे भर्ती बोर्ड यानी आरआरबी ये भर्तियां निकालता है जेई, जेआईटी, डीएमएस और सीएमए पदों के लिए। जी, और ये रेगुलर होता है, लगभग हर 2-3 साल में वैकेंसी आ जाती हैं। और काम ज्यादातर रेलवे प्रोजेक्ट्स, उनका रखरखाव, टेक्निकल सपोर्ट इसी से जुड़ा होता है ना। हाँ बिल्कुल। रेलवे का जो विशाल नेटवर्क है उसे सुचारू रूप से चलाने में इनका बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। तो सबसे पहले आते हैं पात्रता पर। कौन अप्लाई कर सकता है, मतलब क्या चाहिए इसके लिए? डिप्लोमा या फिर डिग्री होनी चाहिए, वो भी रिलेटेड ब्रांच में, जैसे सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, जिस पद के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। ओके, और उम्र, एज लिमिट क्या है? जनरल कैंडिडेट्स के लिए ये 18 साल से लेकर 33 साल तक है। 18 से 33? जी, ठीक है। और इसमें छूट भी मिलती है। हाँ। जैसे ओबीसी उम्मीदवारों को 3 साल की छूट है अच्छा। और SC/ST उम्मीदवारों के लिए 5 साल की ऊपरी आयु सीमा में छूट है। और हाँ, पूर्व सैनिकों का आपने जिक्र किया था, उनके लिए क्या खास है? हाँ, उनके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्हें उनकी मिलिट्री सर्विस का जितना समय है वो तो है ही, उसके ऊपर 3 साल की और छूट मिलती है। अरे वाह, ये तो काफी अच्छा है। मतलब सर्विस के बाद एक और बेहतरीन मौका। बिल्कुल, उनके अनुभव और अनुशासन को देखते हुए ये बहुत अच्छी पहल है। सही कहा। अच्छा, ये तो हुई पात्रता की बात। अब आते हैं असली परीक्षा पर, मतलब चयन प्रक्रिया। ये कैसे होती है? थोड़ी जटिल लगती है सुनने में। हाँ, थोड़ी सी है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप देखें तो समझ आ जाती है। इसमें कई चरण होते हैं। सबसे पहला है CBT-1, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। CBT-1, इसमें क्या होता है? इसमें देखिए 100 सवाल होते हैं, मैथ्स, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस। ये एक तरह का क्वालिफाइंग टेस्ट है स्क्रीन करने के लिए। ओके, मतलब पहले ये पास करना होगा। जी हाँ, जो लोग CBT-1 क्लियर करते हैं वो फिर जाते हैं CBT-2 के लिए। अच्छा, दूसरा टेस्ट, इसमें क्या अलग है? CBT-2 ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें आपके टेक्निकल ज्ञान की असली परीक्षा होती है। इसमें कुल 150 सवाल होते हैं। 150? काफी ज्यादा है। हाँ, इसमें आपकी इंजीनियरिंग ब्रांच के सवाल होते हैं, वो भी गहराई से। साथ में जनरल अवेयरनेस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर बेसिक्स और पर्यावरण जैसे विषय भी होते हैं। मतलब इसमें टेक्निकल पर जोर ज्यादा है। बिल्कुल, यहीं पर असली मेरिट बनती है। आपकी इंजीनियरिंग की समझ कितनी पक्की है वो यहाँ परखी जाती है। समझ गया। तो CBT-1, फिर CBT-2, इसके बाद होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। आपके सारे सर्टिफिकेट्स वगैरह चेक होते हैं। ठीक है। और फिर आखिर में होता है एक मेडिकल एग्जामिनेशन। रेलवे में मेडिकल फिट होना बहुत जरूरी है। हाँ, ये तो सुना है, ये रेलवे के मेडिकल स्टैंडर्ड काफी हाई होते हैं। जी हाँ, तो ये सारे चरण पार करने के बाद ही फाइनल सिलेक्शन होता है। चलिए, अब उस चीज पर आते हैं जिसका सबको इंतजार रहता है, सैलरी। कितना कमा लेते हैं जूनियर इंजीनियर? हाँ, ये भी एक बड़ा आकर्षण है। तो देखिए, 7वें वेतन आयोग के हिसाब से लेवल 6 का पे स्केल मिलता है। बेसिक पे शुरू होता है 35,400 रुपए से। 35,400 रुपए बेसिक? ठीक है। ठीक है, लेकिन ये सिर्फ बेसिक है, इसके ऊपर कई सारे भत्ते जुड़ते हैं। अच्छा, जैसे महंगाई भत्ता, DA, जो बढ़ता रहता है। फिर HRA यानी मकान किराया भत्ता, जो शहर के हिसाब से अलग अलग होता है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी मिलता है। तो सब मिला के अंदाजन हाथ में कितना आता होगा शुरू में? देखिए, ये शहर पर निर्भर करता है। XYZ सिटी के हिसाब से HRA अलग होता है, लेकिन हाँ, आराम से 50,000 से 60,000 रुपए या उससे कुछ ज्यादा भी बन सकता है शुरुआती महीने में। वाह, ये तो काफी अच्छा पैकेज है शुरुआत के लिए। हाँ, और इसके अलावा रेलवे की मेडिकल फैसिलिटीज बहुत अच्छी हैं, पेंशन स्कीम है, परिवार के लिए ट्रैवल पास मिलते हैं। तो ओवरऑल पैकेज काफी सॉलिड है। और ये सब पूर्व सैनिकों समेत सभी के लिए बराबर है ना? हाँ, सैलरी और भत्तों में कोई फर्क नहीं। उनको फायदा एज रिलैक्सेशन और रिजर्वेशन कोटा में मिलता है। अच्छा, आपने मेडिकल टेस्ट का जिक्र किया था कि वो काफी सख्त होता है। उसमें क्या-क्या मुख्य तौर पर देखते हैं? रेलवे में खासकर ऑपरेशन से जुड़े कामों में मेडिकल फिटनेस नॉन नेगोशिएबल है। इसमें सबसे जरूरी है विजन टेस्ट, आंखों की जांच। हाँ, दूर की नजर, पास की नजर और कलर ब्लाइंडनेस बिल्कुल नहीं होनी चाहिए।
सुनने की क्षमता भी जांची जाती है। और जनरल फिटनेस? जी, एक ओवरऑल फिजिकल फिटनेस चेक होता है। कोई ऐसी गंभीर बीमारी या शारीरिक कमी नहीं होनी चाहिए जिससे काम करने में दिक्कत हो या सुरक्षा को खतरा हो। ये नियम सबके लिए एक समान है। बिल्कुल सही, सुरक्षा पहले। अच्छा, ये तो होगी नौकरी लगने तक की बात, लेकिन क्या ये सिर्फ एक नौकरी है या इसमें आगे बढ़ने के मौके भी हैं? करियर ग्रोथ कैसी है? नहीं, ये सिर्फ एक शुरुआती पद है। यहाँ से करियर में आगे बढ़ने के काफी अच्छे अवसर हैं। अच्छा, कैसे? जूनियर इंजीनियर के तौर पर कुछ साल काम करने और अनुभव लेने के बाद आप डिपार्टमेंटल एग्जाम देकर सीनियर सेक्शन इंजीनियर यानी SSE बन सकते हैं। ओके, SSC। हाँ, और SSE के बाद प्रमोशन से आप असिस्टेंट डिविजनल इंजीनियर ADE, फिर डिविजनल इंजीनियर DE और यहाँ तक कि सीनियर डिविजनल इंजीनियर SRDE जैसे पदों तक पहुँच सकते हैं। अरे वाह, मतलब एक पूरी करियर लैडर बनी हुई है। बिल्कुल, अगर आप मेहनती हैं और सीखते रहते हैं तो तरक्की की काफी गुंजाइश है। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि रेलवे जूनियर इंजीनियर बनना एक अच्छा करियर ऑप्शन है। एक सुरक्षित नौकरी, अच्छी सैलरी और आगे बढ़ने के मौके भी। हाँ बिल्कुल, खासकर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स और पूर्व सैनिकों के लिए ये भारतीय रेलवे के विकास में योगदान देने का एक शानदार तरीका है। सही कहा। यहाँ एक बात और सोचने वाली है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बदल रही है, ऑटोमेशन आ रहा है, हाई स्पीड ट्रेन्स आ रही हैं, तो भविष्य में जूनियर इंजीनियर्स का रोल कैसे बदलेगा, उन्हें कौन सी नई स्किल्स सीखनी होंगी? ये वाकई एक दिलचस्प सवाल है। भविष्य की टेक्नोलॉजी और जेई का रोल, इस पर सोचना जरूरी है। जी, तो इसी विचार के साथ आज के लिए यहीं रुकते हैं। उम्मीद है ये जानकारी हमारे